तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 11th क्लास के 7th चैप्टर का पार्ट 1, जिसमें हम आज पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में, यानी उत्तकों के बारे में। किस तरीके से जो है उत्तक बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फिर किस तरीके से ये उत्तक आगे जाकर के अंग और अंग तंत्र बनाते हैं, फिर हम सो ऑन बहुत सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज अपन 7वें चैप्टर का फर्स्ट भाग, जिसमें हम उत्तकों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उत्तक क्या है? सबसे पहले जो हमारा डेफिनेशन होता है टिश्यूज़ का, उसमें ये होता है कि या तो जो सेल्स हैं, है ना, जो कोशिकाएं हैं, उनकी संरचना समान हो, उद्भव समान हो, ओरिजिन समान हो, और उसी के साथ साथ वो फंक्शनली भी सेम हो। ठीक है, वापस से बोल रही हूँ, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कि कार्यों में समान हो, उद्भव में समान हो, और साथ के साथ संरचना में भी समान हो। तो ऐसी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? उत्तक कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा। ठीक है, तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कार्य एवं संरचना, बच्चों यहाँ पर अपन उद्भव कर लेंगे। ठीक है, उद्भव में क्या हो? समान हो, उसे क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। ठीक है, प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत उत्तकों से मिलकर बना होता है। जो हम प्राणियों की बात करते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स हैं, बेसिकली उनका जो शरीर है उस कितने प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना होता है? बेसिकली 4 टाइप के टिश्यूज यहाँ प्रेजेंट होते हैं, और ये सब उत्तक एक विशेष अनुपात में, मतलब एक कहते हैं ना, एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित रेशो में पाए जाएंगे, और प्रतिरूप में संगठित होकर अंगों का निर्माण करेंगे, और अपने कार्य के आधार पे, अपनी संरचना के आधार पे व्यवस्थित होंगे, और क्या करेंगे? अंग बनाएंगे, फिर अंग तंत्र बनाएंगे। हाँ या ना? जैसे आमाशय, फुफ्फुस, हृदय और हमारा वृक्क यानी कि किडनी। आया समझ में? यहाँ तक हमने क्या देखा कि जो उत्तक है वो क्या है? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कि संरचना, उद्भव एवं कार्यों में समान हो, उत्तक कहलाते हैं। प्राणियों का शरीर बेसिकली 4 उत्तकों से मिलकर बना होता है, और ये एक निश्चित अनुपात में होते हैं, और विशेष कार्य के द्वारा या एक संगठित रूप में होकर के अंग बनाते हैं और फर्दर अंग तंत्र बनाते हैं। ठीक है, समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं, जो पूरे शरीर की, जो प्राणियों का शरीर होती है, उसकी पूरी जैविक क्रियाएं जो होती है, या कोशिका, उत्तक, अंग व अंग तंत्र के श्रम विभाजन से। श्रम विभाजन क्यों बोला हमने यहाँ पर? क्योंकि बच्चों देखो, कहते हैं ना कि जिसका काम है उसी को सुशोभित होता है, यानी कि जिसका काम है वो ही करे तो ज़्यादा बेटर होगा। एम आई राइट? तो क्या होता है, कोशिकाओं का कुछ अलग कार्य होता है, अंगों का अलग कार्य होता है, उत्तकों का अलग कार्य होता है। हाँ है ना? जैसे रेस्पिरेशन है, श्वसन क्रिया है, यदि श्वसन तंत्र से ना हो और उत्तक सही तरीके से कार्य ना करे, जैसे कि भी आएगा, आप देखना रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसमें कौन सा उत्तक कार्य करता है ना? तो यदि उत्तक अपना सही कार्य नहीं करें, यदि हम हमारे ट्रैकिया से, जो माउथ से भोजन खा रहे हैं, और ट्रैकिया से जो भोजन है स्टमक में नहीं जा पा रहा है, यदि उत्तक सारे कार्य नहीं कर पा रहे, तो कितनी ज़्यादा परेशानी होगी हमें। हाँ या ना? तो उत्तक हुए, कोशिकाएं हुई, या अंग हुए, या अंग तंत्र हुए, यदि ये ठीक तरीके से, सुगठित तरीके से अपना कार्य नहीं करेंगे, तो प्राणियों की जो जैविक क्रियाएं हैं, कहीं ना कहीं किधर भी से भी हम बोल सकते हैं कि वो फ्लक्चुएट होगी, यानी कि उनमें क्या आएगा? कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ सकती है। ठीक है, और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए, यानी कि जो हमारी बॉडी है उसको अलाइव रखने के लिए भी ये पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या क्या? सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? नेक्स्ट देखते हैं हम प्राणी उत्तक। अब कौन कौन से उत्तक है? बेसिकली वो तो हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट देखा कि क्या होते हैं उत्तक, किस तरीके से हमको हेल्प करते हैं, लेकिन अब एक्चुअल में उत्तक होते क्या है, किस तरीके से ये इतने अपने टाइप्स में होते हैं, क्या बेसिकली इनका फंक्शंस होता है, कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। क्लियर? कोशिका कार्य के अनुसार अपनी संरचना में, ठीक है, परिवर्तित होती है। कार्य के अनुसार जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती है? फंक्शंस के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करती है? चेंज करती रहती है, और जो कार्य में समान होते हैं वो कोशिकाएं क्या बना लेते हैं? उत्तक बना लेते हैं। प्राणी उत्तक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उपकला उत्तक। कौन कौन से? उपकला उत्तक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एपिथेलियल। क्या बोलेंगे?
एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलेंगे बच्चों? एपिथेलियल, और कुछ लोग एपिथेलियम टिश्यू भी बोलते हैं, तो दोनों ही चीज सही है, ठीक है। संयोजी उत्तक, देखो योजी, योजी का मतलब क्या होता है? जोड़ना, यानी कनेक्ट करना। मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। योजी यानी कि कनेक्ट करना, किसी को कांटेक्ट में लाना। तो ये जो संयोजी है, जोड़ रहा है किसी को, तो हम क्या बोल रहे हैं इसको? कनेक्टिव। क्या बोल रहे हैं बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू। फाइन, ठीक है। हमने उपकला उत्तक को बोला एपिथेलियम टिश्यू, हमने संयोजी उत्तक को बोला कनेक्टिव टिश्यू। पेशी, पेशी यानी कि हम मसल्स की बात कर रहे हैं, हाँ है ना। तो ये क्या हो गया हमारा? मसल्स टिश्यू। क्या हो गया? मसल टिश्यू। देन तंत्रिका, तंत्रिका में हम बात किसकी करते हैं? न्यूरॉन सिस्टम की बात करते हैं, हाँ है ना। नर्वस की बात करते हैं, नर्व जो होती है हमारे अंदर, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल किए हुए होती है। गेट माय पॉइंट। तो जब हम तंत्रिका के बारे में बात करेंगे तो दैट मीन्स हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नर्वस टिश्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई बच्चों? तो चारों के आपको नाम पता लग गया। हमारे पास 4 उत्तक होते हैं प्राणियों में। कौन कौन सा? एपिथेलियम यानी कि उपकला उत्तक, फिर हमने बोला कि संयोजी उत्तक जो कि कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू, फिर हमने बोला पेशी उत्तक जो कि पेशियों से मिलकर बना हुआ होता है ना। जो कोशिकाएं हैं वो कैसी है? पेशी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, दैट मीन्स मसल टिश्यू। फिर हमने लास्ट वन बोला कि ये तो तंत्रिका है, जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, यानी कि नर्वस टिश्यू। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट बढ़ते हम उपकला उत्तक, यानी कि अब देखो बच्चों हमने क्या किया यहाँ पे, देखो उपकला उत्तक। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? इस उपकला उत्तक की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा? उपकला उत्तक दैट मीन्स एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू क्या होगा? एपिथेलियल या एपिथेलियम, बोथ आर इक्वल थिंग। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। फाइन। उपकला उत्तक को सामान्यतः उपकला के नाम से ही जाना जाता है, उपकला। अब देखो कैसे याद करोगे, है ना। यहां दिख रहा है आपको, उप का मतलब क्या होता है? मैं बोल सकती हूँ ऊपर, हाँ है ना, कि किसी भी कोई एक लेयर है उसके ऊपर कोई टिश्यू प्रेजेंट है, एम आई राइट? कि या फिर कोई ऑर्गन है उसके ऊपर एक कला, एक लाइनिंग बना रहा है, ऊपर की तरफ एक स्तर बना रहा है, तो ऐसा उत्तक क्या कहलाएगा? उपकला उत्तक। याद रहेगा, उपकला उत्तक यानी कि जो ऊपर प्रेजेंट हो, सरफेस पे प्रेजेंट हो, किसी की लाइनिंग का फॉर्मेशन कर रहा हो, किसी के स्तर बनाने का फॉर्मेशन कर रहा हो, तो ऐसा टिश्यू कहलाएगा हमारा एपिथेलियम टिश्यू, दैट मीन्स उपकला उत्तक। क्लियर कहानी? तो उपकला उत्तक को सामान्यतः उपकला के नाम से ही जाना जाता है। इस उत्तक में एक मुक्त स्तर होता है। क्या होता है? एक मुक्त स्तर होता है, जो एक और तो देखो बच्चों क्या होता है, इधर देखो, ये हमारी क्या है, ये दिख रही है आपको, ये है बेसमेंट, ठीक है। आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा कलर की वजह से, यहाँ लिख देती हूँ बेसमेंट, ठीक है। बेसमेंट होती है, दैट मीन्स एक लेयर होती है ना। इस लेयर के ऊपर, जैसे ये लेयर बनाई मैंने, है ना, यहाँ पर हमारा टिश्यूज प्रेजेंट है। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है बच्चों? एपिथेलियम, ठीक है। अब ये इस लाइन में क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है एक मुक्त स्तर होता है। मुक्त यानी कि जो फ्री हो, जो आज़ाद हो, जिस पे किसी का कोई कंट्रोल ना हो, एम आई राइट? ठीक है। एक और तो देह तरल, यानी कि एक तरफ तो ये कहाँ पर होगा? एक तरफ तो होगा बॉडी फ्लूइड में, यानी कि देह तरल में जो बॉडी फ्लूइड होता है हमारी बॉडी के अंदर, एक तो उधर होगा, और दूसरी ओर ये बाहरी वातावरण से संपर्क में रहता है। जैसे या तो देखो ये बेसमेंट पे होगा, है ना, ये बेसमेंट की लाइन है, या तो ये बेसमेंट पे होगा, या फिर ये इस तरह अंदर की तरफ भी हो सकता है, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ? देह तरल, यानी कि बॉडी फ्लूइड। या फिर मैं बोल रही हूँ कि एक तरफ का जो हिस्सा होगा वो कैसा होगा? बाहरी वातावरण की तरफ। बाहरी वातावरण जैसे कि आप बोल रहे हो, ये हमारे स्किन है, स्किन पे एपिथेलियल टिश्यू है, तो एक तरफ तो ये हमारी बॉडी के नीचे है
हाँ है ना, अंदर की तरफ है, और एक स्तर कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ, जो बाहरी वातावरण से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है ना, हमारी सुरक्षा कर रहा है। आया समझ में ये क्या कहना चाह रहा है लाइन? आगे बढ़ूं, ठीक है। इस प्रकार यह उत्तक देह के आवरण यानी कि हमारा जो शरीर का जो पूरा आवरण है उसको बनाता है, एक लाइनिंग देता है, आस्तर यानी कि एक लाइनिंग का निर्माण करता है। और क्या करता है ये कोशिकाएं, ठीक है, अंतर कोशिकीय आधात्री यानी कि इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स द्वारा दृढ़ता पूर्वक एक दूसरे से जुड़ा रहता है। क्या हुआ, अब जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोजली कॉम्पैक्ट है ना, क्लोजली एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, कलर चेंज कर लूँ एक बार, यहाँ पर मैं ब्लू ले रही हूँ कलर, है ना, ब्लू। ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ये चीज़, तो ये कनेक्ट है। ये देखो कहीं से भी आपको कोई गैप दिख रहा है क्या? ये गैप दिख रहा है क्या यहाँ पे? क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि जैसे आप अपने फर्श पे देख रहे हो, फर्श पे आपकी टाइल्स लगी हुई है, यदि कोई भी टाइल्स कहीं से टूट जाए तो वहाँ पे होल होगा तो गड्ढा हो जाएगा। लेकिन यदि अपन एकदम अच्छे वाले फर्श को देखेंगे तो कहीं पर भी आपको टाइल्स में गैप दिखता है क्या? जैसे कि अपन एक वाइट सीमेंट लगाते हैं टाइल्स के बीच में, भाई ये दो टाइल्स हैं, अब कलर चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट रुको, ठीक है। जैसे ये दो टाइल्स है ना, यदि मैं इन टाइल्स के बीच में ये गैप मैं सीमेंट से फिल कर देती हूँ, हाँ है ना, फिल कर दिया हमने, तो क्या हुआ, अब ये एक दूसरे से एकदम क्लोजली जुड़ गई। तो ये जो हमने सीमेंट डाली, तो मैं क्या बोल रही हूँ इसको, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स बोल सकती हूँ। इस सीमेंट को हमने क्या किया, दो सेल्स को या दो टिश्यू को आपस में जोड़ दिया एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से, और वो इतने टाइट है कि वहाँ पर कोई भी स्पेस हमें नहीं दिख रहा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं, जबकि कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, है ना, जो कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक है उनमें गैप के चांसेस होते हैं। क्लियर हो गई बात, वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते। यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं अपन। उपकला ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ मैं एक बार, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो टू टाइप्स के हैं। कौन कौन से? सरल उपकला और संयुक्त उपकला। सरल यानी कि मैं बोल सकती हूँ सिंपल, है ना, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एम आई राइट। नेक्स्ट वन इज दैट संयुक्त उपकला। संयुक्त को आप क्या बोलोगे? कंपाउंड। संयुक्त को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं STRA, स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड क्यों बोलते हैं बच्चों? अभी बताती हूँ। इसको हम बोलते हैं, देखो हिंदी में भी लिख देती हूँ, आपको पढ़ने में अच्छा रहेगा, स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड भी बोलते हैं कंपाउंड के साथ साथ। देखो बच्चों, जो सरल उपकला होती है यानी कि जो सिंपल एपिथेलियम है वो एक सिंपल लेयर से बनती है, यानी एक सिंगल लेयर से। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये एक सिंगल लेयर इसमें पाई जाती है। ठीक है, सिंगल लेयर पाई जाती है। बट जब हम संयुक्त उपकला, देखो संयुक्त है यानी कि आप नहीं मान सकते कि बहुत सारी जो लेयर्स इसमें प्रेजेंट होगी, है ना, कि बहुत सारी लेयर से मिलकर बना होगा। तो संयुक्त में होगा मल्टी लेयर, हाँ या ना, मल्टी लेयर। तो भाई जिसमें मल्टी लेयर है ना, बहुत सारे स्तरों से मिलकर बना होता है, कई स्तरों से मिलकर बना होता है, तो ऐसी जो अरेंजमेंट है इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड। क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड। क्यों? क्योंकि मल्टी लेयर्ड होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे अस्तर पाए जाते हैं, लाइनिंग पाई जाती है, लेकिन सरल उपकला में एक सिंगल लेयर पाई जाती है। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा सरल उपकला क्या है ना, एक ही स्तर का बना होता है, ऐसा मैंने बोला अभी। कैसा? ये एक सिंपल लेयर का बना होता है, एक सिंगल लेयर का बना होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं? ये एक ही स्तर का एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। ये देह गुहाओं में, है ना, जो देह गुहा होता है उसमें पाई जाती है, वाहिनियों में, ठीक है, वेसल्स में, नलिकाओं में, यानी कि ट्यूबल, जो हॉलो स्ट्रक्चर। देखो बच्चों, मैं बताऊं आपको, याद रहेगा, हॉलो स्ट्रक्चर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, हॉलो स्ट्रक्चर। जैसे ये पेन है, ये अंदर से खोखला, यदि मैं अंदर से नेब निकाल दूं तो, हाँ या ना, तो ये हॉलो हो जाएगा। ऐसी जो ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो हॉलो ऑर्गन होते हैं, उसके बाहर का जो आवरण होता है वो सरल उपकला का बना होता है।
याद रहेगा कि भैया जो देह गुहा है ना, जो देह गुहा है, इसके अलावा जो वाहिनियां हैं, इसके अलावा जो नलिका है, उसका जो आवरण बनाएगा, जो आस्तर बनाएगा, वो किसका होगा? वो होगा हमारे सरल उपकला का। किसका होगा? सरल उपकला का। ठीक है, फिर संयुक्त उपकला है ना। संयुक्त उपकला कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक स्तरों की बनी होती है। जैसा कि हमने बोला कि जो संयुक्त उपकला है वो 2 से अधिक, यानी एक तो सिंगल में पाई जाएगी, लेकिन जब अपन संयुक्त उपकला की बात करेंगे, स्ट्रैटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम की बात करेंगे, तो वहां पर लेयर 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, इसका कार्य सुरक्षा करना होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, देखो बाहर की तरफ है, इधर देखो, ये मान लीजिए एक हॉलो स्ट्रक्चर है, तो यदि मैं इस पर बाहर से कोई भी दबाव डालूं, बाहर से कोई भी एक आपदा क्रिएट कर दूं, है ना, तो इस पे हानि होगी, डेफिनेटली होगी। क्यों? क्योंकि इस पे कोई आवरण नहीं है। हाँ, जैसे रूम है, हॉलो है, अंदर कुछ भी नहीं है, यदि मैं बाहर से एक पतली सी वॉल ही बना दूं, एकदम लचीली सी वॉल, और इसके बाहर एक ठोस वॉल ना बनाऊं, तो क्या ये कमरा खड़ा रह पाएगा क्या? हाँ है ना, ये सुरक्षित रह पाएगा क्या? भाई ये तो सीधी हवा चली और ये गिर गया। हाँ है ना, एक पतली लेयर बनाऊंगी तो यही चांस रहेगा। हाँ है ना, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मैंने क्या किया कि जो सिंगल उपकला है ना, जो सिंपल उपकला है, सिंगल भी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको याद रहेगा कि एक स्तर की बात कर रहे हैं हम। हाँ है ना, ठीक है, तो सिंगल और सिंपल उपकला जो है वो कैसी है? एक ही स्तर की बनी हुई होती है और ये प्रोटेक्शन का कार्य करती है। हाँ है ना, ठीक है, जैसे कि हमारी त्वचा। फिर अब देखो, कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर, ठीक है, कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर अब क्या हुआ, जो सेल्स हैं उनका जो मॉर्फोलॉजी है उसमें क्या होगा, या फिर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन क्या होगा? ये संरचनात्मक रूपांतरण को इंग्लिश में बोलते हैं अपन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। इस आधार पर अब जो स्ट्रक्चर है कोशिकाओं का उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, और इसी मॉडिफिकेशन के आधार पर जो सिंपल, ठीक है, जो सिंपल हमारा एपिथेलियम टिश्यू है वो बेसिकली 3 प्रकार का होता है। लेकिन अब आप कहोगे मैम आपने तो 4 टाइप का भी लिख रखा है और यहाँ पे 3 प्रकार का लिख रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम आगे बताऊंगी। ठीक है, तो क्या आएगा, ये बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है जो सिंपल एपिथेलियम है वो कितने टाइप की होती है, तो आपको 3 ही प्रकार बताने हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि जो चौथा वाला है ना, ये मॉडिफिकेशन के कारण होता है। किस किस में होता है मॉडिफिकेशन? इन 2 में। इन 2 में यदि मॉडिफिकेशन होगा तो वहां पर पक्षमापधारी स्तंभाकार होगी। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपकी सरल उत्कला के उत्तक तो 3 ही प्रकार के होंगे, है ना। पक्षमा भी कब होगा? जब इस घनाकार और स्तंभाकार में कोई मॉडिफिकेशन होगा, और ये मॉडिफिकेशन क्या होगा हम अभी पढ़ने वाले। क्लियर? तो आया आपको, तो शल्की है ना, कैसा होगा? फर्स्ट टाइप कौन सा है? शल्की, दूसरा है घनाकार, थर्ड है हमारा स्तंभाकार, और फोर्थ है हमारा पक्षमाप भाला। अब जो शल्की है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना? स्क्वैमस। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वैमस। क्या बोलेंगे बच्चों? स्क्वैमस, स्क्वैमस। ठीक है, शल्की को बोलेंगे स्क्वैमस। फिर हम बोलेंगे घनाकार। घनाकार यानी कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसा है? घनाकार है, तो हम बोलेंगे क्यूबॉइडल। क्या बोलेंगे? क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं स्तंभाकार, यानी कि स्तंभ बना रहे हैं, एक कॉलम बना रहे हैं, तो कॉलमनर। ठीक है, कॉलमनर हमारे पास ये सिंपल एपिथेलियम हो जाएगा। फिर ये देखो पक्षमाभ। पक्षमाभ को मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था स्टार्टिंग में, तो शायद 12th में मैंने बताया था कि सीलिया और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस होता है। तो जब आप 12th के वीडियोस देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। लेकिन जो पक्षमाभ होते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। ठीक है, तो यदि हम बोलें कि जो स्तंभाकार लिखा हुआ है ये स्तंभाकार भी हो सकता है और घनाकार भी हो सकता है। यदि स्तंभाकार कोशिकाओं पर और घनाकार कोशिकाओं पर, उत्तकों पर सीलिया प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो? पक्षमाभ प्रेजेंट हो, तो ऐसा जो टाइप होगा वो इस वाले के अकॉर्डिंग आएगा।
क्लियर हो गई। अभी अपन आगे और पढ़ने वाले, डोंट वरी। तो हम ये डायग्राम दे सकते हैं, ये कैसा है हमारा सिंपल क्यूबोइडियल यानी कि घनाकार वाला, सिंपल वाला, ठीक है। फिर सिंपल स्क्वैमस यानी कि शल्की वाला, कैसा है ये शल्की वाला है। स्तंभाकार, ये देखो स्तंभाकार आप देख रहे हो यहाँ पर, और ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस है, यानी कि हम स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर हम संयुक्त वाले की बात कर रहे हैं, हाँ या ना, संयुक्त उपकला की बात कर रहे हैं, जिसमें ये कैसा है स्क्वैमस है यानी कि शल्की वाला है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये डायग्राम आपका बाद में आएगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास ये डायग्राम अच्छा मिला था तो मैंने ये लगा दिया यहाँ पे। क्लियर हो गई बात। अब आगे देखेंगे अपन शल्की उपकला उत्तक यानी कि स्क्वैमस, ठीक है। स्क्वैमस यह एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है। क्या होता है, ये एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है। चपटी कोशिकाएं होती है इस तरीके से, ठीक है। फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट यानी चपटा, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइन। इसके किनारे अनियमित होते हैं, जो इसके किनारे हैं वो इर्रेगुलर शेप्ड में होते हैं। कैसे है ये, इर्रेगुलर है। क्या है बच्चों, ये इर्रेगुलर शेप्ड में होते हैं, फाइन। अब यह उत्तक रक्त की वाहिकाओं की भित्ति पर, ठीक है, पूछा जाता है आपसे नीट में क्वेश्चन, है ना। अरे बच्चों एक बात बताने वाली हूँ कि मैंने कई बार नीट को ऐसे लिखा है, कई बार लिखा है ना। तो आप ये मत सोचिएगा कि अरे मैम को तो नीट लिखना नहीं आता है। क्या होता है कि जब अपन पढ़ाते हैं, ठीक है, अपन क्वेश्चंस देते हैं तो हो सकता है कि अपन लिखते लिखते इस तरीके से लिखे, एक्चुअल में नीट इसी तरीके से लिखा जाता है, गेट इट, ठीक है। तो मेरे को पता है ये चीज़, लेकिन आपका कोई ऐसा आया भी नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन मुझे लगा जब मैंने एनालाइज किया कि हाँ कहीं बच्चों को कोई गलत मैसेज कन्वे ना हो जाए, तो आई करेक्ट माई सेल्फ कि भाई नीट को मैंने यदि ऐसा कहीं लिखा है तो हो सकता है वो मैं जल्दबाजी में लिख गई हूँ, लेकिन नीट को एक्चुअल में इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर हो गई बात। हाँ, तो हम कहाँ थे, यह उत्तक। देखो बच्चों जो क्वेश्चन बनता है यदि नीट के पेपर में बने या फिर आपके 11th क्लास के क्वेश्चन आंसर जो आते हैं उसमें बने, तो क्या होगा, वहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि एक तो टाइप्स है ना, फिर आप बोलोगे उसके फंक्शंस और उसका अकरेंस यानी कि कहाँ पर वो पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर, एक तो हम बोलेंगे इसके टाइप्स, ये हमें ध्यान देना है, फिर हमें ध्यान देना है कि वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, उसके कार्य क्या हैं। तो ये तीन काम जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको इंडिकेट कर रही हूँ, तो आपको ये तीन काम को हाईलाइट जरूर करना है, ताकि आप जब नोट्स बनाओ तो चीज़ें आपको याद रहे। तो क्वेश्चन जब आएगा तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि यस इसका आंसर यही होगा, बिकॉज ऑफ हमने पहले से ही जो हमने एक आधार बनाया स्टडी का वो इसी तरीके से बनाया। गेट माय पॉइंट। तो स्टार्ट कर रही हूँ वापस से। यह उत्तक रक्त वाहिकाओं के भित्ति में तथा फेफड़ों के वायु कोश में, जो एयर सेक्स होते हैं, फेफड़ों में जो हमारी जो वायु जाती रहती है, ब्लड का फ्लो होता रहता है, ठीक है, और यह विसरण सीमा का कार्य करता है। क्यों करता है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। विसरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन। अब विसरण का मतलब क्या होता है ना। सबसे पहली बात है कि विसरण का क्या मतलब होता है। तो विसरण, आप जो गैस होती है ना, गैस कहीं से लीक हो रही है, फिर वो धीरे धीरे हमें उसकी खुशबू आती है या बदबू आती है ना, ठीक है। कोई भी गैस का रिसाव हुआ है तो हमें क्या पता लगता है कि अधिक सांद्रता से वो कम सांद्रता की तरफ जा रही है, हाँ है ना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा रही है। तो ये कौन सी कहलाएगी, हमारी डिफ्यूजन कहलाएगी, विसरण कहलाएगी। तो विसरण में जो हेल्प करता है वो कौन सा करता है, हमारा शल्की उपकला उत्तक। पूछा जाता है बच्चों कि शल्की उपकला उत्तक का क्या कार्य है, या फिर विसरण में सबसे ज्यादा कौन से उत्तक का योगदान है, तो आपका आंसर आएगा शल्की उपकला उत्तक, स्क्वैमस, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम, फाइन। तो फेफड़े के वायुकोश में प्रेजेंट होता है, रक्त वाहिकाओं की भित्ति पर ये प्रेजेंट होता है, और ये सबसे ज्यादा विसरण पर पाया जाता है। अब ये बताओ कि विसरण क्यों करता है ना। देखो बच्चों, अब यहाँ बता रही हूँ मैं एक बार, हमने बोला कि ये एक सिंगल लेयर होती है ना, सेंट्रल न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, फाइन। ये इसके बारे में जानकारी है। ये इरेगुलर शेप होती है,
फाइन। ये इरेगुलर होती है, ये बीच में इसके न्यूक्लियस पाया जाता है, ये एक सिंगल लेयर में होती है। अब हमने बोला ये चपटी होती है, कैसी होती है? फ्लैट होती है। कैसी होती हैं ये कोशिकाएं? फ्लैट होती हैं। इसी वजह से क्या होगा कि गैस आई है ना, तो इजीली पास ऑन हो जाएगी, हाँ है ना, गैस आई इजीली पास ऑन हो जाएगी, हाँ है ना, तो इसलिए ये डिफ्यूजन में इजीली हेल्पफुल रहते हैं। क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट, घनाकार उपकला यानी कि क्यूबॉइड। अब हम क्यूबॉइडल की बात कर रहे हैं, क्यूबॉइडल टिश्यूज की बात करें, कौन सा वाला? सिंपल एपिथेलियम वाला। याद रखना ये घनाकार तो है, लेकिन ये घनाकार किसका है? सिंपल का है, सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, आप ऐसे ही याद करना बच्चों, क्यूबॉइडल। और हमने क्या बोला? ये एपिथेलियम का है ना, एपिथेलियम टिश्यू। ऐसे याद करोगे ना इसका नेम, तो आपको याद रहेगा कि हम आखिरकार पढ़ किसके बारे में रहे हैं, संयुक्त एपिथेलियम के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर हम सरल उपकला के बारे में पढ़ रहे हैं, याद रहेगा। तो घनाकार उपकला में हमने देखा, यहाँ पर आप देखो ये कैसे शेप्ड है बच्चों। एक मिनट डायग्राम कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये एक क्यूब की शेप में दिख रहा है आपको, हाँ या ना, ठीक है, ये क्यूब की शेप में दिख रहा है। तो कैसा मैंने बोला, ये इस तरह से एक क्यूब, जैसे आइस क्यूब जब जमाते हैं तो इसका भी जो है न्यूक्लियस जो है वो केंद्र के मतलब सेंटर में ही है, केंद्र में ही है। यह उत्तक एक स्तरीय घन जैसी कोशिकाएं, घन यानी कि क्यूबॉइडल, है ना, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। यह वृक्कों पे यानी कि ये जो किडनी होती है हमारी, उसके नेफ्रॉन्स पे, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन बनता है इसमें नीट के लिए। नीट में क्वेश्चन बनता है कि भाई जो हमारी घनाकार उपकला है, या फिर सीधा पूछा जाता है जो किडनी है उसकी जो नेफ्रॉन की जो ट्यूब्स होती हैं उन पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। वापस से रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन कि जो किडनी है उसकी जो नेफ्रॉन होती हैं, उसकी जो ट्यूब्स होती हैं, उस पे कौन सा अस्तर पाया जाता है, कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, कौन सा कोशिका उत्तक पाया जाता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो है यहाँ पर कि घनाकार उपकला पाया जाएगा, यानी कि सिंपल क्यूबॉइडल हमारी एपिथेलियम यहाँ प्रेजेंट रहता है। तो ये वृक्कों के नलिकाकार भागों पे, है ना, यानी कि किडनी के जो नेफ्रॉन्स ट्यूबुलर्स होते हैं उस पे प्रेजेंट होता है। ग्रंथियों की वाहिनियों में ये जो ग्लैंड्स होती हैं वहां पर भी प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? ग्लैंड्स पे भी प्रेजेंट होता है। इनका मुख्य कार्य इंपॉर्टेंट स्त्रवण व अवशोषण है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट क्वेश्चंस और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 11th क्वेश्चंस कि हमें क्या बोल रहा है, इनका मुख्य कार्य क्या है, सिक्रीशन करना है या फिर एब्जॉर्प्शन करना है, ठीक है, अवशोषण करना है या फिर सिक्रीट करना है। क्लियर हो गई बात। जब आपने बात बोली कि हमने बोला कि इससे पहले हमने स्क्वैमस पढ़ा, तो स्क्वैमस में जो उसका प्रमुख कार्य था वो था विसरण के अंदर, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछे कि घनाकार उपकला का मुख्य कार्य क्या है, तो स्त्रवण व अवशोषण, एब्जॉर्प्शन व सिक्रीशन इसका मुख्य कार्य है, ठीक है। वृक्क में वृक्कों की समीपस्थ वलीयत जो कॉन्कुलेटेड जो होती है उसके अंदर क्या हो जाती है, सूक्ष्म नलिका की उपकला पर कुछ सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। यानी कि देखो ये जो बात है उसमें बोला है कि जो किडनी होती है उसमें जो नेफ्रॉन्स होते हैं उस पे कुछ सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविली कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रोविली कहते हैं। और जो माइक्रोविली है बेसिकली बच्चों वो क्या करते हैं कि जैसे जो एयर है ना, जो एयर है उसको क्लीन करने का कार्य करते हैं, क्योंकि किडनी है, ठीक है, आती है हमारी, फिर ब्लड आता है, एक्सक्रीशन होता है, उसका सिक्रीशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो वहाँ पर ये जो हमारी जो माइक्रोविली है वो क्या करेंगे, उसको क्लियरेंस का काम करेंगे, उसको साफ सुथरा बनाने का कार्य करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। फिर हमने बोला स्तंभाकार उपकला, जो कॉलमनार है, कॉलमनार में आप देखोगे कि अभी तक हमने पढ़ा था कि जो कोशिका है उसके केंद्रक में वो है ना, केंद्र में केंद्रक है। लेकिन आप जब कॉलमनार की बात करेंगे तो ये कैसे होगी, जो स्तंभाकार कोशिका होंगी इसके बेस में, यानी कि जो नीचे के हिस्से में है वहां पर केंद्रक प्रेजेंट होगा, यानी कि न्यूक्लियस नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा, उसके बेस में प्रेजेंट होगा। तो इसके स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस पता लग गया।
ठीक है। लंबी एवं पतली कोशिकाओं का एक स्तर बना होता है, एक लंबी होगी पतली होगी, एक ही स्तर होगा, क्यों? क्योंकि अपन सिंपल एपिथेलियम पढ़ रहे हैं, ठीक है। केंद्रक प्राय कोशिका के आधारी भाग में होता है, जैसा कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। इनकी मुक्त सतह पर प्राय सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, है ना, यानी कि माइक्रोविली। सूक्ष्मांकुर क्या करते हैं? आमाशय आंत्र व आंतरिक आस्तर में पाए जाते हैं और ये स्त्रवण और अवशोषण में हेल्प करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो ये माइक्रोविलीज हैं यानी कि जो सूक्ष्मांकुर हैं, ये जो आपको पता है स्त्रवण और अवशोषण का मेनली वर्क होता है। देखो दोनों में, स्तंभाकार उपकला में भी और इससे पहले जो हमने पढ़ी उसके अंदर भी हमने क्या देखा? सूक्ष्मांकुर पाए जा रहे हैं। दोनों का मुख्य कार्य स्त्रवण ही है और एब्जॉर्प्शन ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया, आगे आपको यहाँ तक समझ में। अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि सीलिएटेड कब होगा? कि जब घनाकार कोशिकाएं होगी, है ना, और स्तंभाकार जो कोशिकाएं होती है उसके उत्तकों में यदि सीलिया प्रेजेंट हो, ठीक है। ये देख रहे हो आप यहाँ पे डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर ये कलर, एक मिनट चेंज कर लूँ, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख रहे हो इस तरीके से, ये जो बच्चों यहाँ पर आपको इस तरह के छोटे छोटे धागे नुमा जो ये संरचना दिख रही है, फिंगर प्रोजेक्शंस को कहते हैं, इंग्लिश में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं। तो ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है इसको हम क्या कहते हैं? सीलिया। अब क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पर अभी मैं बताती हूँ आपको कि जो पक्षमाभी है, सीलिएटेड उपकला है, उसमें यदि इन स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं पे, दोनों आ रहा है बच्चों, कॉलमनार भी आ रहा है और क्यूबोइडल भी आ रहा है, तो क्यूबोइडल में और कॉलमनार में यदि हम मुक्त सतह पर पक्षमाभ होते हैं, यदि वहां पर सीलिया की प्रेजेंस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीलिएटेड उपकला कहेंगे। तो मॉडिफिकेशन हुआ या ना हुआ? इनका कार्य कणों अथवा श्लेष्मा को उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने अभी तक मैंने बोला है आपको, फंक्शन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने बोला स्क्वैमस जो है वो करता है विसरण में, डिफ्यूजन में हेल्प। फिर हमने बोला क्यूबोइडल और जो कॉलमनार है वो किस में हेल्प करता है? सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में। फिर हमने बोला उसमें कुछ माइक्रोविली भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम कह रहे हैं कि यदि जो कॉलमनार है और क्यूबोइडल टिश्यू है सिंपल वाला, तो उसके अंदर यदि सीलिया प्रेजेंट है तो वो सीलिएटेड कहलाएगा, ठीक है। सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू, सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्लियर हो गई बात? तो अब इनका बेसिकली कार्य क्या है? ये क्या करते हैं? कणों अथवा श्लेष्मा को उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाते हैं, ठीक है, निश्चित दिशा में ले जाते हैं। ये मुख्यतः श्वसनिका पे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मैंने कहा कार्य के साथ साथ इनकी हमें क्या देखनी है? अक्रेंस देखनी है, कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये मुख्यतः श्वसनिका पे यानी कि ब्रोंकियोल पे, अभी बताऊंगी कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। डिंबवाहिनी नलिकाओं यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स में पाए जाते हैं। अब कैसे पाए जाते हैं आप देखो, याद रहेगा। आपने देखा है कि मैंने आपको बताया भी था इस तरीके से, एक मिनट रुकिए बच्चों, है ना, ठीक है। यहाँ से हमने भोजन खाया और हमारे यहाँ पर जाकर के नीचे की तरह एक नलिका होती है जिसको हम ऑसियोफेगस या फिर ट्रैकिया कहते हैं, हाँ है ना, ट्रैकिया कहते हैं। अब ट्रैकिया में जो ये भोजन है जब बोलस बन जाता है यानी कि एक निवाला बन जाता है निगलने के लिए, क्योंकि सलाइवा होती है वो छोटा छोटा उसको एक बोलक में वो कर देती है कन्वर्ट। तो ये जब नीचे जाता है तो क्या होता है? ट्रैकिया में से सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ट्रैकिया में सीलिया प्रेजेंट करते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं? ये जो भोजन हमारी नली से जा रहा है उसको धकेलने में काम करते हैं, मूवमेंट में काम करते हैं, ताकि वो हमारे जो पेट है वहां तक पहुंच जाए या आमाशय में हमारे वहां पे प्रेजेंट हो जाए, मतलब इजीली पहुंच जाए। आया समझ में? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और ये बोल रहा है हमारे डिंबवाहिनी नलिकाओं में यानी फैलोपियन ट्यूब्स में भी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? कि एग में, ठीक है, स्पर्म और एग ने क्या किया? फ्यूज कर लिया, ठीक है। एग और स्पर्म ने फ्यूज कर लिया, भाई नर युग्मक और मादा युग्मक ने आपस में क्या कर लिया? क्रॉस कर लिया, निषेचन की क्रिया कर ली। अब हमारे पास क्या बना? जाइगोट आ गया। जाइगोट को बाहर निकालते हैं, ठीक है। जब बेबी बन जाता है तो बाहर निकलना चाहता है, तो बाहर निकालने के लिए जो मूवमेंट होता है उसमें कौन हेल्प करवाता है? सीलिया हेल्प करवाता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? यहाँ पर याद रहेगा कि कार्य और इसकी अक्रेंस कैसी है। देखो बच्चों, जो भी हम टिश्यूज पढ़ते हैं ना,
वो क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड होते हैं उनकी अक्रेंस, मतलब कहाँ पाए जा रहे हैं और उनका कार्य क्या है। ठीक है, ये आपस में कोरिलेट करते हैं ताकि हमें इजीली समझ में आए कि आखिरकार काम क्या है। तो आपको क्या करना है, अभी तक हमने देखा, एक तो टाइप्स देखने हैं कितने प्रकार के हैं, किसका क्या प्रकार है, उसकी संरचना कैसी है, उसका कार्य क्या है और उसकी अक्रेंस कहाँ है, यानी कि वो कहाँ पर पाया जाता है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है हमारा ग्रंथिल उपकला, यानी कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या है, ग्रंथिल, यानी ग्रंथियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ग्रंथिल उपकला ग्लैंडुलर एपिथेलियम कुछ स्तंभाकार और घनाकार कोशिकाओं में स्त्रवण की विशेषता होती है, यानी कि सिक्रीशन की, है ना। स्त्रवण करते हैं तो क्या होगा, स्त्रवण यानी कि सिक्रीशन करते हैं, ऐसी उपकला को उपकला ग्रंथिल कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों आपकी बुक में ये वाली स्पेलिंग लिखी हुई है, मैंने चला के स्पेलिंग एज इट इज लिखी है, तो आप इसको सही कर लेना। यहाँ पर आर लिखा हुआ है बुक में, तो आपको इसको ई करना है बस। ठीक है, एपिथेलियम ही होता है ये, कोई आर नहीं आएगा, तो इसको एपिथेलियम कर लेना। यह दो समूह में वर्गीकृत होती है, एक होती है एक कोशिक और एक होती है बहुकोशिक, यानी कि यूनिसेल्युलर ग्लैंड, यूनिसेल्युलर, और यहाँ पर बहुकोशिक है तो आ जाएगा मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर होती है, दो प्रकार की, दो समूह में हमने इसको वर्गीकृत किया है। किसको, ग्रंथिल उपकला को। तो एक कोशिक क्या है बच्चों, आपको देखना है कि एक कोशिक किससे बना हुआ होता है और ये कहाँ पाया जाता है, बस। ठीक है, उदाहरण याद रखने। तो जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है, ये कैसा होता है, अलग अलग ग्रंथिल कोशिकाओं का, मतलब एक इंडिविजुअली ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है, ग्लैंडुलर टिश्यूज का बना हुआ होता है। उदाहरण याद रखना है, इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीट में पूछा जाता है कि जो ग्लोबुलेट सेल है वहाँ पर किस तरह की ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ग्लोबुलेट सेल में हमारी एक कोशिक यानी कि मल्टी, जो यूनिसेल्युलर है वो पाई जाएगी, ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, फिर है बहुकोशिक यानी कि मल्टी सेल्युलर, जो कोशिकाओं के पुंज से बहुत सारी कोशिकाओं का एक पुंज बना रहा है ना। यहाँ पर एक इंडिविजुअल ग्रंथिल कोशिकाओं के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपन बहुत सारे मतलब कोशिकाएं मिलकर के एक पुंज बना रही है, जिसको हम बोल रहे हैं मल्टी सेल्युलर हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, तो उसका उदाहरण क्या है, लार ग्रंथि, क्योंकि जितनी भी कोशिकाएं होती है उसमें वो क्या करती है, मिलकर के एक सलाइवा का फॉर्मेशन करती है, जो कि हमारे को म्यूकस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड का है, और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वो यूनिसेल्युलर ग्लैंड का है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम के थ्रू पूछा जा सकता है, तो बेसिकली बच्चों याद रखना है कि कहाँ किसकी कैसी अक्रेंस है और क्या कार्य है। क्लियर। स्त्रावी कोशिकाओं में अब हम बोल रहे हैं सिक्रेशन के हिसाब से, है ना। स्त्रावी कोशिकाओं में स्त्रावी के निष्कासन के आधार पे, मतलब किस तरीके से सिक्रेशन कहाँ से हो रहा है, अंदर से हो रहा है बाहर से हो रहा है, इस आधार पर जो ग्रंथियां हैं वो दो भागों में विभाजित होती हैं। एक होती है बहिस्त्रावी यानी कि एक्सोक्राइन, ठीक है, एक्सोक्राइन, ठीक है, और अंतःस्त्रावी यानी कि एंडो, अंतः यानी अंदर की तरफ, एंडो, एक्सो यानी बाहर, एक्सो यानी बाहर, एंडो यानी अंदर, तो बहिस्त्रावी यानी कि एक्सोक्राइन, अंदर की तरफ हो रही है तो एंडोक्राइन। क्लियर हो गई बात। बहिस्त्रावी ग्रंथि पढ़ेंगे अपन पहले। इनमें नलिकाएं पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, इनमें नलिकाएं पाई जाती है। इनमें श्लेष्मा, लार, कर्ण, मोम, जैसे कि हमने लार ग्रंथि पढ़ी, देखो आप यहाँ पर बहुकोशिक में लार ग्रंथि पढ़ी, इस तरह का डायग्राम था। ठीक है, स्त्रावण अब हम क्या कर रहे हैं, सिक्रीशन के आधार पे देख रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर अपन कोशिकाओं के आधार पे देख रहे थे, यहाँ पर अपन स्त्रवण के आधार पे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा है, स्त्रवण के आधार पर ग्रंथि कैसी है, बहिस्त्रावी है, तो इसमें कौन सा आएगा, श्लेष्मा यानी म्यूकस, लार, ठीक है, सलाइवा, कर्ण, मोम यानी कि ईयर वैक्स, जो कान में मोम हो जाता है, जो गंदगी हम साफ करते हैं ईयरबड से, उसको हम क्या बोलते हैं, ईयर वैक्स बोलते हैं। दुग्ध यानी कि जो मिल्क सिक्रेशन होता है, जब अपन एक जो मदर होती है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो जो दूध का सिक्रेशन होता है वो एक्सोक्राइन ग्रंथि से होता है। ठीक है,
फिर आमाशय एंजाइम, जितने भी जो हमारे आमाशय में एंजाइम का सिक्रीशन होता है वो कैसा होता है, बहिस्रावी ग्रंथि से होता है। फिर अन्य कोशिकाओं के जो उत्पाद होते हैं वो भी, अन्य जो सेल्स होती हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्रंथि से बाहर निकलता है। क्लियर हो गई? इस तरीके से देखो, है ना। और बाहर की तरफ से हमारे पास क्या होगा, केमिकल का सिक्रीशन होगा। ये सब वाहिनियां अथवा नलिकाओं के माध्यम से क्या होते हैं, निर्मुक्त होते हैं, मतलब बने हुए होते हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं, तभी तो सिक्रीशन होगा। हाँ या ना? आया समझ में यहाँ तक का बच्चों? इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि क्या क्या कार्य करता है, कहाँ कहाँ से सिक्रीशन, इसके उदाहरण दीजिए। ठीक है, आमाशय में एंजाइम का सिक्रीशन हो रहा है, कैसा हो रहा है, एक्सोक्राइन हो रहा है। दूध का सिक्रीशन हो रहा है, कैसा सिक्रीशन हो रहा है, एक्सोक्राइन सिक्रीशन हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती, यहाँ पर क्या है, नलिकाएं नहीं होती है। डिफरेंस पता लग रहा है? आ सकता है क्वेश्चन, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में उदाहरण सहित सचित्र वर्णन करें या सचित्र अंतर बताएं। ठीक है, क्या आ सकता है कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में डिफरेंस बताइए विद डायग्राम और विद एग्जांपल आल्सो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहिस्रावी क्या है, यहाँ पर वाहिनिका और नलिकाएं पाई जा रही है, लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वहाँ पे नलिकाएं नहीं पाई जा रही है। इसके उत्पाद में हार्मोन होता है। ठीक है, और सीधे तरल में छोड़े जाते हैं जिससे ग्रंथि स्थित होती है। अब देखो, मैं यहाँ पर एक चीज़ बता रही हूँ, यहाँ पर सिक्रीशन के हिसाब से अपन बता रहे हैं। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड, है ना। 2 टाइप्स की हमने देखी, एक देखी एक्सोक्राइन, है ना, एक देखी हमने एक्सोक्राइन, एक हमने देखी एंडोक्राइन। देखो बच्चों, जो एक्सोक्राइन होगी वो बाहर की तरफ होगी, है ना, इसका जो मूवमेंट होगा वो बाहर की तरफ होगा। एंडोक्राइन में क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। हाँ या ना? ठीक है, यहाँ पर जो है नलिकाएं पाई जाएंगी, यहाँ पे नलिकाएं नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो उदाहरण हमने देखा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हमेशा जो होंगे एंजाइम्स का सिक्रीशन होगा। किसका होगा, एंजाइम्स का। लेकिन जब एंडोक्राइन में हम बात करेंगे तो हमेशा हार्मोन का सिक्रीशन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये। ठीक है, क्या बोला मैंने कि यदि एक्सोक्राइन की बात करेंगे अपन तो एक्सोक्राइन में हमेशा एंजाइम्स का सिक्रेशन होगा, लेकिन जब हम एंडोक्राइन की बात करेंगे तो ये हमेशा हार्मोन के सिक्रेशन में हेल्प करेंगे। इस तरीके से आप भी टेबुलर फॉर्म बनाना और डिफरेंस क्रिएट करना। और भी कोई नए डिफरेंस आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, संयुक्त उपकला। अब हम देख रहे हैं संयुक्त यानी कि स्ट्रैटिफाइड यानी कि कंपाउंड। क्या देख रहे हैं अपन, कंपाउंड या फिर स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे स्तरों से मिलकर बना हुआ है। हाँ या ना, तो एक से ज़्यादा कोशिकाएं स्तर यहाँ पे पाए जा रहे हैं, इसको इसलिए हम इसको कंपाउंड या फिर स्ट्रैटिफाइड या फिर हम इसको संयुक्त उपकला कह रहे हैं। ये श्रवण और अवशोषण में सीमित भूमिका निभाते हैं। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, हमने अभी तक जो स्टार्ट किया है वो एपिथेलियम स्टार्ट किया है। 2 तरीके हमने देखे, सिंपल, फिर हमने देखा कंपाउंड। ठीक है, सिंपल में हमने देखा ये मेनली थ्री टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, स्क्वैमस, ठीक है, क्यूबॉइडल, फिर हमने देखा लास्ट वाला हमने देखा कॉलमनार। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा हमने सीलिएटेड वाला देखा था। हाँ या ना, ये देखा था। फिर आज अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड वाला, और इसी के साथ में हमने देखा ग्रंथियों के बारे में कि भैया जो ग्रंथि है वो कैसी है, किस तरीके का सिक्रेशन पाया जाता है। और कोशिकाओं के आधार पे 2 तरीके होती है, एक कोशिक और बहुकोशिक। और यदि सिक्रेशन के अलावा बात करें तो वो भी 2 तरीके की होता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। कंफ्यूज नहीं होना जो अभी तक हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं संयुक्त यानी कि ये कंपाउंड वाला। क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड वाला पढ़ रहे हैं। ये श्रवण और अवशोषण में सीमित भूमिका निभाते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। इनका मुख्य कार्य क्या है,
अब आप बोलोगे मैम जो सिंपल वाले टिश्यूज थे, है ना, सिंपल वाले टिश्यूज थे उसमें भी यही था, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन कर रहा था, और जो संयुक्त उपकला है वो भी यही कर रही है। तो एक्स्ट्रा क्या, एक्स्ट्रा कार्य ये है कि ये रासायनिक और आंतरिक प्रतिबलों, यानी कि ये क्या दे रहा है हमें, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है और केमिकल सपोर्ट भी दे रहा है। ठीक है, कैसे दे रहा है, ये जो स्ट्रेस होते हैं, केमिकल स्ट्रेस होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस हो रहा है, उससे हमें सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। ठीक है, यह त्वचा की शुष्क सतह और मुख गुहा की नम सतह पर पाए जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे। ये ग्रसनी, ठीक है, लार ग्रंथियों अग्नाशय की वाहिनिकाओं की भीतरी अस्तर को ढकता है। इंपॉर्टेंट है इसका कार्य और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बेसिकली किस तरीके के, अभी बताऊंगी कि किस तरीके के होते हैं। ठीक है, फिर संधि, संधि बताने से पहले बच्चों मैं आपको वापस उधर ले चल रही हूँ और इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ। ठीक है, इसको मैं एक बार यहाँ से हटा रही हूँ, ये मैंने आपको बताया था। अब क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कंपाउंड टिश्यू जो है एक्चुअल में कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये लो मैं डिलीट कर रही हूँ उसको, यहाँ से हो गया डिलीट। ठीक है, इसको भी एक बार कर रही हूँ यहाँ से, डन। अब मैं आपको बताऊंगी कंपाउंड टिश्यू किस टाइप के होते हैं, ड्राई सतह पे पाए जा रहे हैं, नम सतह पे पाए जा रहे हैं, तो कैसे कैसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको देखना है, अपन कलर पे आ जाते हैं। तो हमने बोला कंपाउंड टिश्यू, ठीक है, कंपाउंड टिश्यू बोला हमने। अब कंपाउंड टिश्यू दो टाइप के होते हैं बेसिकली। ठीक है, जो कंपाउंड टिश्यू है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कैसे, स्क्वैमस, ठीक है, कंपाउंड टिश्यू, कंपाउंड या फिर स्ट्रैटिफाइड, ओके। और दूसरा होता है ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल कंपाउंड टिश्यू। कौन सा टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, कैसा हुआ, हमने बोला जो कंपाउंड है वो बेसिकली दो तरह का होता है, एक तो स्क्वैमस होता है और एक ट्रांजिशनल होता है। ये देखो, एक तो हमने सिंपल स्क्वैमस पढ़ा था, अब हम कंपाउंड स्क्वैमस पढ़ रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या होता है, ये भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, ये भी दो तरीके के होता है, एक होता है केरेटिन वाला और एक होता है नॉन क्रेटेनियस, नॉन क्रेटेनियस। ठीक है, ये दो तरह का है। कौन सा, स्क्वैमस वाला, एक तो है हमारा क्रेटिनिन वाला और एक होता है नॉन क्रेटेनियस वाला। अब इसमें क्या फ़र्क है बच्चों, आपको पता है कि हमारे जो नेल्स होते हैं, है ना, नेल्स, हमारे हेयर, ठीक है, ये ड्राई होते हैं, है ना। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें एक प्रोटीन पाया जाता है क्रेटिन। ठीक है, क्रेटिन एक प्रोटीन होता है, ये जो प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होता है, यदि कंपाउंड या स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू शुष्क जगह पे है, कहाँ पर है, ड्राई जगह पे है। कैसी जगह पे, हमने ये लाइन पढ़ी है यहाँ पे, यह त्वचा की शुष्क सतह पे। यदि ये ड्राई वाले स्थान पे प्रेजेंट है तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये क्रेटिनिन प्रेजेंट है। क्रेटिनिन इसलिए प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर की जो कोशिकाएं होती है वहाँ पे उसमें न्यूक्लियस हट जाता है, मर जाता है, जीवित नहीं होता है, इसलिए इसको हम मृत कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृत कोशिकाएं भी कहते हैं। और ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है, हेयर में, हाँ है ना, हेयर में पाया जाएगा, नेल्स में पाया जाएगा, हाँ है ना। अब जब हम बात करेंगे नम सतह के बारे में, जैसे मुख गुहा की लार, है ना, तो जब नॉन क्रेटिन, यहाँ पर क्रेटिनिन नहीं पाया जाता क्योंकि ये ड्राई प्लेसेस पे पाया जाएगा। अभी हम कहाँ बात कर रहे हैं, नम वाली जगह पे बात कर रहे हैं, जो जहाँ पे म्यूकस पाया जा रहा है। तो म्यूकस हमारा माउथ में पाया जा रहा है ना, और हमारी आईज में और वेजाइना में। ठीक है, ये जो तीन इसके एग्जाम्पल है, ये नीट में आपसे बेसिकली पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया कि जो माउथ में, आईज में, वेजाइना में हमारा जो कंपाउंड टिश्यू पाया जा रहा है वो कैसा है, नॉन क्रेटेनियस है। कैसा है, नॉन क्रेटेनियस है। आया आपको समझ में, क्लियर हो गई ये बात। अब हम देख रहे हैं संधि,
उपकला की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतर कोशिकीय पदार्थों से जुड़ी रहती है, यानी कि जो कोशिकाएं हैं इनको जोड़ने के लिए भी तो कोई ना कोई चीज होगी, उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। लगभग सभी प्राणी उत्तकों में कोशिकाओं के विशेष जोड़ होते हैं। क्या होते हैं, जो सभी कोशिकाएं हैं उसको जोड़ने में कोई विशेष जोड़ होता है, इंडिविजुअली जोड़ होते हैं। तो कोशिकाओं में ऐसे संरचनात्मक कार्यात्मक यानी कि जो जोड़ हैं उनके भी अपने अपने कार्य हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला कि गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम्स, अभी जो हम पढ़ेंगे ना 2-3 वाली, दृढ़, आसंजी, अंतराली, तो इनके कार्य भी अलग हैं और संरचना भी अलग है। तो इस आधार पे हमने 3 तरह की देखी। क्या क्या देखी, दृढ़ को हम बोलेंगे टाइट, TIGHT, टाइट जंक्शन। क्या बोलेंगे, टाइट जंक्शन। फिर हम बोलेंगे आसंजी, आसंजी को हम बोलते हैं डेस्मोसोम, डेस्मोसोम। ठीक है, एक बार इसको सही कर देती हूँ। डेस्मोसोम जंक्शन। ठीक है, और अंतराली यानी अंतर यानी गैप। ठीक है, गैप जंक्शन। ठीक है बच्चों, गैप जंक्शन। याद रहेंगे ये तीनों। अब इनके तीनों के अलग अलग कार्य हैं। यहाँ पर तीनों की स्ट्रक्चर्स हैं। ये है हमारा गैप जंक्शन, कौन सा है, अंतराली। यहाँ लिख देती हूँ अंतराली। ये जो है वो है हमारा आसंजी। ठीक है, आसंजी। ये जो है हमारा दृढ़। ठीक है, ये किसका जो डायग्राम है वो है अंतराली का, ये है हमारी आसंजी का, और ये है हमारी दृढ़ का। तो अब आगे हम इंडिविजुअली इनको पढ़ेंगे, डोंट वरी। दृढ़ संधि क्या है, ठीक है, यह जो पदार्थ है, ठीक है, उत्तक से बाहर निकलने से रोकती है। जो पदार्थ है, ठीक है, ये मान लीजिए उत्तक है, पदार्थों का जो आवागमन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, उसको ये क्या करती है, रोकती है। कैसे रोकती है, डायग्राम देखो, कलर चेंज कर लो एक बार। ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो आप टीजे प्रोटीन लिखा हुआ है, टीजे प्रोटीन। तो टीजे प्रोटीन का नाम है टाइट जंक्शन प्रोटीन, यानी कि जो दृढ़ संधि है उसके प्रोटीन है यहाँ पर। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। ये देखो, जैसे आप बोल्ट कस देते हो ना, किसी गैप को कम करने के लिए आप बोल्ट कस देते हो ताकि वो टाइटली जुड़े रहे, सेम यहाँ पर प्रोसीजर है कि किसी चीज को रोकने के लिए हमने क्या किया, उसको पेच कस दिया। तो टाइट जंक्शन कॉम्प्लेक्स बनाया, यहाँ प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनाया, जो कि यहाँ पर क्या करे हुए, अवरोधक की तरह कार्य कर रहा है, रोकने का कार्य कर रहा है। और यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी कण जो है यहाँ से निकल नहीं पाएगा। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे जो है, इस तरीके से आप ये देख रहे हो, ये बहुत सारा जंक्शन बना लिया है। ये जंक्शन क्या कर रहा है, पदार्थों को निकलने नहीं दे रहा है। तो इस तरीके की जंक्शन को हम बोलते हैं टाइट जंक्शन, यानी कि दृढ़ संधि। क्लियर बात, हमें और ज्यादा ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट, आसंजी संधि। आसंजी यानी कि डेस्मोसोम की बात कर रहे हैं। ये देखो लिखा हुआ है डेस्मोसोम। ठीक है, तो यह संधि पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को, यह संधि पड़ोसी कोशिकाओं को, यानी कि कोशिका ए और कोशिका बी है, उसके कोशिका द्रव्य को, कोशिका द्रव्य बोले तो साइटोप्लाज्म को, है ना। दो संधि हैं, पड़ोसी संधि हैं, पड़ोसी कोशिकाएं हैं, उसके कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रही है। टाइट जंक्शन क्या कर रहा था, पदार्थों को बाहर निकलने से उसके आवागमन को रोक रहा था। और आसंजी संधि क्या कर रही है, भाई दो पड़ोसी कोशिकाएं हैं, उसकी कोशिका द्रव्य को जोड़ने का कार्य कर रही है। कैसे, ये देखो, एक कोशिका ए, एक कोशिका बी, इनको आपस में कौन जोड़ा हुआ है, इस तरीके से इसने जोड़ दिया है। किसने जोड़ा है, डेस्मोसोम्स ने, यानी कि आसंजी संधि ने दोनों की कोशिका द्रव्य को जोड़ने की कोशिश करी है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, अंतराली संधि। अंतराली ये आयनों अथवा छोटे अणुओं व बड़े अणुओं के तुरंत स्थानांतरित करने में हेल्प करती है। टाइट जंक्शन ने रोका है ना, लेकिन ये यहाँ पर आयंस को, जो मॉलिक्यूल्स है, उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही है। कौन सी, गैप जंक्शन, क्योंकि गैप है,
गैप है यानी कि वो उसको निकलने का रास्ता दे रहे हैं। यहाँ पर हमने गैप निकाला है, यानी कि यहाँ पर जो आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो आराम से फ्लो कर रहे हैं यहाँ से, है ना। तो ये आयनों व छोटे अणु और बड़े अणुओं को क्या कर रही है, तुरंत स्थानांतरित करने में हेल्प कर रही है। ऐसा संलग्न कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़कर रखता है। तो ये भी क्या कर रही है कि भाई डेस्मोसोम ने जोड़ ही दिया था कोशिका द्रव्य को, तो वहां पर जब डेस्मोसोम होगा तो कोशिका द्रव्य जुड़ गया दो कोशिकाओं को, फिर वहां से जो अंतराली संधि, जो गैप जंक्शन बना है, वहां से वो मॉलिक्यूल इजीली पास ऑन हो जाएंगे। यहाँ डायग्राम देखो, यहाँ पर ये देखो, इस तरीके से ये क्लोज भी हो सकती है और ओपन भी हो सकती है। तो यहाँ पर अभी ये देखो, ये क्लोज है, ठीक है, फिर हम इसको ओपन करेंगे तो आराम से मॉलिक्यूल चले जाएंगे। आया समझ में। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यूज़ के टाइप्स क्या होते हैं। फिर हमने इसका पहला टाइप पढ़ा जिसमें हमने सिंपल टिश्यू की बात करी, सिंपल टिश्यू मतलब सिंपल टिश्यू की बात करी। फिर हमने बोला ये कंपाउंड टिश्यू भी होता है। फिर सिंपल टिश्यूज़ के 3 टाइप्स पढ़े, एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन वाला पढ़ा, फिर हमने कंपाउंड टिश्यू के टाइप्स पढ़े। फिर उसके साथ में हमने बीच बीच में देखा कि ग्रंथियों के टाइप्स कैसे हैं, कोशिकाओं के आधार पर और स्त्रवण के आधार पे। फिर हमने देखा संधि कैसी होती है, 3 प्रकार की संधि होती है, दृढ़ संधि, आसंजी संधि और अंतराली संधि, इसके क्या फंक्शंस हैं। क्लियर हो गई बात। तो बच्चों आपको सबसे पहले नोट्स बनाने हैं। और हाँ, मुझे अभी तक भी मतलब पहले जो एक जोश आ रहा था ना फर्स्ट चैप्टर में, वो जोश बहुत कम हो गया है। या तो बच्चों आपको समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, है ना, या फिर आपको पढ़ने का मन खत्म हो गया है। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक पढ़ें। यदि कोई कमी लग रही है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा जब हम आपको एकदम सेटिस्फाई भी करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको भी थोड़ी सी जिम्मेदार बनना पड़ेगा और हमें आपके सुझाव भी चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ में। धन्यवाद।